वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 नवंबर को के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। इसमें हमारा पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का। तो चलिए बिना समय गंवाए फटाफट डिस्कशन शुरू कर देते हैं। 8 नवंबर को मनाया गया है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती के अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक प्रकाश पर्व है, एक गुरु पर्व है, ये भी जानने वाली बात है। इस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन गुरु नानक जी की जयंती थी, जो 10 सिख गुरुओं में से पहले सिख गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक थे। ये भी जानने वाली बात है। इसके बाद प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कार्तिक मास में पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है गुरु नानक पर्व। ये जानने वाली बात है। इसके बाद दूसरा हमारा सीरीज होता है नेशनल अफेयर्स का। इसमें डिफेंस से पहली न्यूज आ रही है कि डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा शुरू किया है। कहाँ पर शुरू किया है? कोची में शुरू किया है। और इस सुविधा का नाम क्या है? स्पेस। स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन इस सुविधा का नाम है। इसी के साथ यह जानना जरूरी है कि यह विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किए गए सोनार प्रणालियों के लिए अत्याधुनिक परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा है। सोनार टेक्नोलॉजी अगर किसी भारतीय नौसेना में उपयोग किया जा रहा है तो उसकी क्या स्टैंडर्डाइजेशन होगा, इसको स्पेस से हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो विशेष रूप से डिजाइन किया गया है वो सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म है, जो 100 मीटर की गहराई तक उतारा जा सकता है। सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म क्या है? मान लीजिए समुद्र है तो यहाँ 100 मीटर की गहराई तक इसको उतारा जा सकता है ताकि दुश्मन को पता ना चले। इसके बाद अगली भी न्यूज़ नेशनल अफेयर से है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस कोटे को बरकरार रखा है। ईडब्ल्यूएस के बारे में जान लेते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक तरीके का जो है आरक्षण है। 103वें संविधान संशोधन से आया हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और किस किस क्षेत्र में ये आरक्षण देता है? शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में ये आरक्षण देता है। 10% का आरक्षण देता है ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करने वाले लोगों को। कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में इन्होंने संशोधन किया था? तो अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 में ये संशोधन हुआ था। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि इसे 50% जो आरक्षण की नीति थी, 50% आरक्षण नीति की 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, उस दायरे में यह नहीं आता है। ये भी जानने वाली बात है। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारा डिफेंस सेक्टर से है। हमने एक प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में डिस्कस किया था। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसको बना रहा था, उसी के बारे में ही न्यूज़ है। स्वदेशी जो लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है यानी LCH के पहले स्क्वाड्रन का संचालन शुरू हुआ है। ये कहाँ पर शुरू हुआ है? असम के मिसीमारी एयरबेस में ये आधारित होंगे। और कहाँ कहाँ पर ये रक्षा करेंगे? अरुणाचल प्रदेश के जो पश्चिमी हिस्से हैं, जो चीन के साथ बॉर्डर टच करता है, वहाँ पर ये कार्यरत रहेंगे। इसी के साथ जानने वाली बात यह है कि मिसीमारी को अन्य स्थानों के साथ तेजपुर, बोमडीला, तवांग, बुमला एक्सिस की रक्षा का काम जो है वो सौंपा गया है। अगला न्यूज़ जो है हमारा डिफेंस सेक्टर से ये भारतीय जहाज़ों ने 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया। कहाँ पर हो रहा है 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू? जापान के योकोसुका में हो रहा है। कौन कौन सी जहाज़ भाग ली है? जहाज़ INS शिवालिक और INS कामोर्टा ने भाग लिया हुआ है। आयोजन में क्या होगा कि भारतीय बैंड जापानी मार्शल गीत गाएंगे और सारे जहां से अच्छा गाना गाएंगे। इसमें इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है, इसकी 17वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इसमें 13 देशों और 40 से ज़्यादा जहाज़ और पनडुब्बियाँ शामिल होंगी। कुछ चीज़ें INS के बारे में जान लेते हैं। INS शिवालिक के बारे में जान लेते हैं, जिसको F-47 भी बोला जाता है। यह एक मल्टी स्टील्थ रोल फ्रिगेट है। मल्टी स्टील्थ रोड फ्रिगेट का क्या मतलब है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी अगर किसी भी पानी के जहाज़ में या पनडुब्बी में आ जाता है, उसका ये मतलब होता है कि उसको आसानी से दुश्मन के द्वारा ट्रैक नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। वो सोनार टेक्नोलॉजी से भी ट्रैक नहीं किया जा सकता। ये टेक्नोलॉजी INS शिवालिक में पहली बार जो है वो इंटीग्रेट किया गया था। यह भारत द्वारा निर्मित पहला स्टील्थ युद्धपोत था। ये भी जानने वाली बात है। कहाँ से बनाया गया था? मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया था। 2001 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 2009 में ये पूरा कर लिया गया था। इसी के साथ 29 अप्रैल 2010 को इसका कमीशन हुआ था और इससे पहले कई बार समुद्री परीक्षण हो चुका था। तीसरा हमारा न्यूज़ होता है इंटरनेशनल अफेयर्स का, यानी इंडिया और वर्ल्ड का। युवा शोधकर्ताओं ने भारत जर्मन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। युवा सप्ताह ये वाला शुरू कब हो रहा है? भारत जर्मन सप्ताह 7 नवंबर को शुरू हो रहा है।
इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड भारत और जर्मन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से ये आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 30 से अधिक जो है वो शोधकर्ता पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला हमारा सीरीज होता है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट्स का। इसमें क्या है? नियंत्रण प्रणाली के लिए DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने समझौता किया है। नियंत्रण प्रणाली क्या है? एक तरीके से जो ट्रेन्स चलती हैं उनको कैसे नियंत्रण में रखा जाए या कहाँ कैसे वो चलेंगी, क्या पूरा प्लान होता है, उसके लिए ये समझौता है। इसमें क्या है? यह एक स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए यह समझौता हुआ है। और कैसे होगा? संयुक्त रूप से इसको जो है वो DMRC और BEL के द्वारा IATS यानी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली भी विकसित की जाएगी, जो वर्तमान में कार्यान्वयन चरण में है, मतलब अभी वो बनाया जा रहा है। इसके साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यह एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। मुख्य रूप से जमीन और एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी बनाती है। BEL जो है भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत जो नौ सार्वजनिक उपक्रम आते हैं उनमें से एक है। इसी के साथ इसको नवरत्न का दर्जा भी दिया गया है। मुख्यालय कहाँ पर है? BEL का बेंगलुरु में और स्थापना 1954 में हुआ था। इसके साथ हमारा अगला न्यूज़ होता है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज का। तो आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। चलिए फटाफट डिस्कशन इसको आगे बढ़ा लेते हैं। भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11 नवंबर 2022 को कहाँ पर पहुँचेंगे? कंबोडिया का दौरा करेंगे जगदीप धनखड़ जी। इनके साथ जो उपराष्ट्रपति के साथ जाएंगे वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी होंगे। 2022 में आसियान और भारत के संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। इसी के साथ जानना जरूरी है कि आसियान क्या है। तो आसियान का पूरा नाम जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस है। इसका जो आदर्श वाक्य है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना की गई थी। आसियान का सचिवालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान में 10 सदस्य हैं। 10 के नाम फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, लाओस और कंबोडिया में अब की बार विजिट करेंगे और इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके साथ अगली न्यूज़ हमारी होती है अपॉइंटमेंट्स की। तो गोपाल विट्ठल को GSMA का जो है वो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गोपाल विट्ठल आपके स्क्रीन पर शो हो रहे थे। GSMA क्या है? ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन है। यह एक वैश्विक संगठन है जो पूरे देश के मोबाइल परितंत्र को कवर करता है। इसको गोपाल विट्ठल ने एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जो है वो टेलीफोनिया समूह के CEO जॉस मारिया अल्वारेज पैलेट लोपेज इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। ये भी जानने वाली बात है। विट्ठल जी कौन है? अभी भारतीय एयरटेल समूह के वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और जो इनका उपाध्यक्ष वाला कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2023 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक 2 सालों के लिए रहने वाला है। ये भी जानने वाली बात है। कुछ चीज़ें GSMA के बारे में यानी ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। यह एक उद्योग संगठन है जो दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जानने वाली बात है। GSMA का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। GSMA का गठन 1995 में हुआ था। किस रूप में? GSM-MOU के रूप में हुआ था। ये जानने वाली बात है। इसके बाद राष्ट्रपति जी जो हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 वितरित किया है। नाइटिंगेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जो नर्सिंग के क्षेत्र में है उनको 1973 से सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया था। इसके बाद अगला हमारा जो न्यूज आ रहा है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन की सीरीज से आ रहा है। किशोर के बसा यानी जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं किशोर के बसा बने हैं राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का काम क्या है? जो राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग्स हैं उनको सुरक्षित करना इसका काम है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थापना जो हुई थी वो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष
संशोधन अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। इसके बाद स्पोर्ट्स के सेक्शन में आज कोई न्यूज़ नहीं है, तो हम लोग एशियाई हॉकी महासंघ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में टोक्यो में हुई थी एशियाई खेलों के दौरान, जिसमें पहली बार हॉकी एशियाई खेलों में प्रदर्शित किया गया था। इसके जो संस्थापक देश थे वो 5 थे। कौन कौन से? भारत था, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया और पाकिस्तान। 1982 में कराची में पहले जो है पुरुष एशिया हॉकी कप की मेज़बानी की, जो कि महाद्वीपीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित करने वाला पहला स्टैंड अलोन टूर्नामेंट था। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ से बात कर लेते हैं। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई गई है, जो सूर्य की स्थिति के अनुसार समन्वित करेगी। इसी के साथ यह जानना जरूरी है कि यह घड़ी जो है वो वैदिक काल की गणना के सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। नागरिक अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टीवी के माध्यम से वैदिक घड़ी का उपयोग कर सकते हैं, ये भी जानने वाली। हरियाणा से अगली न्यूज आ रही है। हरियाणा ने शुरू किया है टॉफ़ी कार्यक्रम। टॉफ़ी क्या है? ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। ये एक प्रोग्राम शुरू किया है वन विभाग और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें क्या किया जाएगा? वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा वन से आगे भी। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि हरियाणा में जो है सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे कम वहाँ पर वन है, ये भी जानने वाली बात है। इसके बाद कर्नाटक से न्यूज आ रही है कि YKC वाडियार को दिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। ये हैं कौन? ये शाही परिवार के सदस्य हैं, यदुवीर कृष्णराज चामराजा इनका पूरा नाम है। और कहाँ पर ये दिया जाएगा? दुबई में दिया जाएगा। कन्नड़िया द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है और इस बार भी इनको ये दिया जाएगा। कन्नड़ी दुबई संघ के द्वारा ये दिया जाता है। गोवा से अगली न्यूज़ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने पर्पल फेस्ट का लोगो जारी किया। पर्पल फेस्ट क्या है? सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का लोगो लॉन्च किया है। पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का लोगो लॉन्च किया है। इसमें क्या है? पहली बार जो है जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत। ये कार्यक्रम कब से शुरू हो रहा है? 6 से 8 नवंबर तक पणजी में आयोजित किया जाएगा। और कौन आयोजित कर रहा है? सामाजिक कल्याण और मनोरंजन सोसाइटी निदेशालय के सहयोग से राज्य विकलांग व्यक्ति आयोग के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद तेलंगाना से न्यूज आ रही है कि IIT हैदराबाद ने ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किफ़ायती कंक्रीट किया है विकसित किया है। किफ़ायती कंक्रीट का क्या मतलब? इसमें जो है वो फाइबर फाइबर इंक्लूड करके ये कंक्रीट बनाया गया है, जिससे कि बहुत सारा जो कार्बन उत्सर्जित होता है या वेस्ट होता है वो कम होगा। इस कंक्रीट के यही फ़ायदे हैं। इस टीम को लीड कौन किया है? S सूर्य प्रकाश के नेतृत्व वाली यह टीम है, ये भी जानने वाली बात है। इसके बाद मैप्स इन न्यूज़ का सीरीज़ होता है हमारा, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ चैनल को। नॉर्थ चैनल जो है यूनाइटेड किंगडम में ही है। यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज होती हैं, उसमें से 2, एक नॉर्थन आइलैंड और एक स्कॉटलैंड के बीच में ये नॉर्थ चैनल है जो कि आयरिश सी, यानी आयरिश सी आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आयरिश सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है। आयरिश सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है नॉर्थ चैनल, ये आप लोग याद रखिएगा। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि मोयल जलडमरू मध्य जो है उत्तरी चैनल में यानी नॉर्थ चैनल में समुद्र के सबसे संकरे विस्तार को नाम दिया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम अगला जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह यूरोप और अफ्रीका के बीच है। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, इनके बीच है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को भी ये जोड़ता है। मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन मतलब अटलांटिक महासागर को भी ये जोड़ता है। इसके साथ ये जानने वाली बात है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दुनिया की दूसरी सबसे व्यस्त जो है वो सबसे व्यस्त जल परिवहन मार्ग है। तो सबसे ज़्यादा व्यस्त कौन है? वो है इंग्लिश चैनल, दुनिया का सबसे व्यस्त नौ परिवहन जल मार्ग है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।